Hello children, hope you all are fine. So in my last video I have started the quadratic equations, and in that video we have discussed about the general form of quadratic equations, which was ax square plus bx plus c is equal to 0. I have already explained you that in this general form or in the quadratic equation a can never be equal to 0. So now in this video we are going to discuss about the solutions of quadratic equations. How we can find out the solutions, by how many methods we can find out the solutions of quadratic equations. So there are three ways by which we can find out the solutions of quadratic equations. जैसे लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास मेथड्स होते हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बिल्कुल इसी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए भी हमारे पास तीन मेथड्स हैं। तो वो तीन मेथड्स कौन से हैं? सो आवर फर्स्ट मेथड इज़ फैक्टराइजेशन मेथड। इसे हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग के नाम से भी जानते हैं, जो आपने 8th क्लास में किया था, 9th क्लास में भी यूज़ किया था, अब हम 10th में यूज़ करेंगे। एक्चुअली ये जो मेथड है, ये मेथड हमेशा यूज़ होने वाला मेथड होता है। इट्स अ वेरी जनरल मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड। सेकेंड मेथड है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। नाउ दिस मेथड इज़ रिमूव्ड फ्रॉम आवर सिलेबस, बट स्टिल वी विल डिस्कस दिस मेथड, क्योंकि कई बार ये भी हमें हेल्प कर सकता है। एंड द थर्ड मेथड इज़ बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये जो मेथड है, थर्ड मेथड, इसे हम सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं इस चैप्टर में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, in this video I'll discuss about the factorization method or the middle term splitting method. So let us take an example for that. So I have considered an example, 2x square plus x minus 6 is equal to 0. We have to find out the roots of this equation, or you can say that we have to find out the solutions of this equation. So first of all, let us equate this equation or compare this equation with the general form. अब जनरल फॉर्म हमारा क्या होता है? हमेशा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो जब हम इसे कंपेयर करेंगे तो हमें ए की वैल्यू मिलेगी 2, एक्स के साथ यहाँ पर बी है और यहाँ एक्स के साथ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो बी की वैल्यू हमें मिल गई 1। यहाँ पर सी है और यहाँ पर है -6, तो हमें सी की वैल्यू मिल गई यहाँ पर -6। अब मिडल टर्म स्प्लिटिंग के लिए हमें सबसे पहले काम क्या करना है? इस ए और सी का प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेना है। अब ए और सी का प्रोडक्ट कितना होगा? 2 मल्टीप्लाइड बाय -6, दैट इज़ इक्वल टू -12। ये सब काम हमें फेयर साइड पर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम अपनी ही नोटबुक में एक रफ साइड बना के वहाँ पर ये सब काम कर सकते हैं। तो जब हमने इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लिया ए और सी का, we have received -12। अब देखिए मिडल टर्म स्प्लिटिंग, मतलब मिडल टर्म मतलब जो सेंटर वाली टर्म है। अब देखिए हमेशा इन क्वेश्चंस में आप जो इक्वेशन है उसे किस फॉर्म में रखेंगे? हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे, तभी हम क्वेश्चन को ढंग से समझ पाएंगे। तो हमारी मिडल टर्म है यहाँ पर x, x के साथ में क्या है हमारे पास? 1, b की वैल्यू कितनी है? 1। तो हमें यहाँ मिडल टर्म को स्प्लिट करना है, मतलब तोड़ना है। कैसे तोड़ना है मिडल टर्म को? कुछ इस तरह से, कुछ ऐसे दो इंटीजर्स हमें सर्च करने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करके तो हमें -12 मिल जाए, और उन्हें ऐड करें इंटीजर्स को, तो मिडल टर्म के इक्वल आंसर आ जाए, यानी कि 1 बच जाए हमारे पास। तो ऐसे दो इंटीजर्स कौन से हो सकते हैं? मैं इंटीजर्स की बात कर रही हूँ। इंटीजर्स का मतलब कि नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। आप साइंस को साथ के साथ कंसीडर करेंगे तो क्वेश्चंस हमारे सही तरह से सॉल्व हो पाएंगे। तो अब हमारे पास प्रोडक्ट है -12। अब सोच कर देखिए कि -12 कैसे आ सकता है। अगर हम 12 को -1 से मल्टीप्लाई कर दें, -12 आ जाएगा। बट हमें दूसरी तरफ से ये भी सोचना है कि क्या 12 और -1 को सॉल्व करके हमें किसी भी तरीके से +1 मिल सकता है? नहीं मिल सकता। तो इसका मतलब 12 और 1 तो नहीं होगा। 6 2 ज़ा 12 होता है,
तो एक पॉसिबिलिटी है 6 और 2 लेकर के देखें। अगर हम 6 और 2 कंसीडर करते हैं दो इंटीजर्स को, तो क्या किसी तरह से हमें उन दोनों को ऐड करके 1 मिल सकता है? अगर मैं 6 में से 2 को माइनस कर दूं तो मुझे 4 मिलेगा, 2 में से 6 को माइनस कर देती हूँ तो मुझे -4 मिलेगा, 2 और 6 को अगर मैं ऐड कर देती तो मुझे 8 मिलेगा। 1 तो किसी भी तरह से नहीं मिल सकता। तो इसका मतलब 6 और 2 जो फैक्टर्स हैं वो भी हमें डिस्कार्ड कर देने पड़ेंगे। तो अब सोचिए 3 और 4 के बारे में। 3 4 ज़ा 12 होता है। अब 3 4 ज़ा 12, ठीक। और यहाँ अगर हम 4 में से 3 को माइनस कर दें तो हमें 1 भी मिल सकता है। तो इसका मतलब कि ये दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमें यहाँ पर सम करके 1 भी दे सकते हैं और इनको मल्टीप्लाई करके -12 भी आ सकता है। अब दूसरी चीज़, माइनस का साइन हमें प्रोडक्ट में चाहिए। इट मीन्स दैट देयर शुड बी वन इंटीजर विच इज़ नेगेटिव एंड अनदर इंटीजर शुड बी पॉजिटिव, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर दो पॉजिटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करें आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, दो नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव आंसर लाने के लिए एक इंटीजर पॉजिटिव और दूसरा इंटीजर नेगेटिव होना चाहिए। तो इसका मतलब हमें दो इंटीजर्स मिल गए, एक 3 मिल गया और एक 4 मिल गया। अब इन दोनों इंटीजर्स में से एक इंटीजर नेगेटिव और दूसरा इंटीजर पॉजिटिव होना चाहिए। अब ये चॉइस कैसे करें कि किसको पॉजिटिव बनाएं और किसको नेगेटिव, तो वो हमें बताएगी हमारी मिडल टर्म। हमें मिडल टर्म कैसा चाहिए? पॉजिटिव चाहिए। पॉजिटिव नंबर बड़ा चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर जो बड़ा इंटीजर है उसको हम पॉजिटिव रखेंगे और जो हमारा छोटा इंटीजर था उसे हम नेगेटिव ले सकते हैं। तो इस केस में -3 मल्टीप्लाइड बाय 4 विल बिकम -12। तो हमारी ये कंडीशन जो है यहाँ से सेटिस्फाई हो गई। सिमिलरली जब हम इन दोनों इंटीजर्स को ऐड करेंगे -3 और 4 को, तो हमें आंसर मिलेगा 1, यानी कि मिडिल टर्म भी हमारी स्प्लिट होती हुई नज़र आ रही है। अब इसको लिखना कैसे होता है? जब आपको दो इंटीजर्स ऐसे मिल जाएंगे तो उनको हमें कैसे लिखना है? 2x² एज इट इज़। इस x को हम स्प्लिट करने वाले थे तो मैंने इसको स्प्लिट करके लिख दिया 4x - 3x और ये -6 एज इट इज़ इक्वल टू एज इट इज़ 0 एज इट इज़। मतलब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ इस मिडल टर्म को दो पार्ट्स में स्प्लिट करके लिख दिया। और ये स्प्लिटिंग कैसे की थी ये अभी आपको बताया था कि हमने इंटीजर्स को क्या किया, सर्च किया इस तरह से कि दोनों इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करके -12 बन जाए और ऐड करके 1 बन जाए। अब जैसे ही हमारी ये टर्म स्प्लिट हो जाती है तो हमें क्या करना है? पेयरिंग कर देनी है। पहले दो टर्म्स की पेयरिंग कर दो और बाद की दो टर्म्स की पेयरिंग कर दो और इन दोनों में से आपको मैक्सिमम कॉमन टर्म जो है उसको सर्च आउट कर लेना है। अब जैसे 2 और 4 में से मैक्सिमम क्या चीज़ कॉमन आ सकती है? 2 कॉमन आ सकता है, तो इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे। x² और x में से क्या कॉमन आ सकता है? x कॉमन आ सकता है। तो इन दोनों टर्म्स में से हमें 2x कॉमन मिल जाएगा, तो हम 2x को कॉमन ले लेते हैं। जब हमने इसमें से 2x को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर रह गया सिर्फ एक x प्लस का साइन एज इट इज़। 4 में से 2 को तो आप कॉमन ले चुके हो बाहर, तो अंदर रह गया सिर्फ 2। तो ये हमारी पहली दो टर्म्स को हमने सॉल्व कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पर इन दोनों टर्म्स में हमें माइनस का साइन कॉमन नज़र आ रहा है, तो हम एक माइनस का साइन कॉमन ले लेते हैं। अब 3x और 6, x यहाँ तो है यहाँ नहीं है, तो x तो कॉमन हो नहीं सकता। 3 यहाँ पर भी है और 3 2 ज़ा 6 होता है, तो 6 में से भी 3 कॉमन आ सकता है। तो इन दो टर्म्स में से हम क्या कॉमन ले लेंगे? 3 कॉमन ले लेंगे। जैसे ही हमने इसमें से 3 को कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ क्या रह गया? x रह गया। माइनस का साइन ऑलरेडी बाहर जा चुका है, इसीलिए ये साइन चेंज होकर के क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा।
6 में से 3 को हम कॉमन ले चुके हैं, तो रह गया क्या, 2 रह गया। तो एज इट इज़ ब्रैकेट क्लोज्ड इज इक्वल टू 0। नाउ व्हाट विल यू ऑब्जर्व, आप देखेंगे कि ये जो दो टर्म्स हमने लिखी थी, इनमें जो ये ब्रैकेट के अंदर टर्म्स बनी, ये दोबारा से सेम है, हमेशा सेम ही बनेंगी। अगर ये सेम नहीं बन रही, कोई साइन में प्रॉब्लम है, तो आप अपने क्वेश्चन को क्रॉस चेक कीजिए, आप ज़रूर कोई ना कोई मिस्टेक कमिट कर रहे हैं। अब हमें पहली इस टर्म में से और इस टर्म में से x+2 कॉमन नज़र आ रहा है, तो हम इससे फिर से कॉमन ले लेते हैं। अब जब हमने इस x+2 को कॉमन ले लिया, यानी कि इस पूरी टर्म में से हमने ये x+2 ऑलरेडी बाहर लिख लिया, तो व्हाट इज़ लेफ्ट, 2x। तो हम इस 2x को इस ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। आगे साइन माइनस का है, तो हम माइनस का ही साइन लगाएंगे। x+2 ऑलरेडी बाहर कॉमन जा चुका है, तो बचा क्या यहाँ पर, -3। तो अब हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, माइनस, और ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। इज इक्वल टू है इसके आगे, तो हम भी इज इक्वल टू लगाएंगे। 0 है तो हम भी 0 लगाएंगे। अब आपने देखा कि हमें स्टार्टिंग में यहाँ पर 3 टर्म्स दी गई थी, हमने इन 3 टर्म्स के फैक्टर्स बना दिए। ये 2 फैक्टर्स बन गए, पहला फैक्टर बन गया x+2 और दूसरा फैक्टर बन गया 2x - 3। अब देखिए, दो नंबर्स का प्रोडक्ट क्या कभी ज़ीरो हो सकता है? यस। कब होगा ये ज़ीरो? जब या तो ये टर्म ज़ीरो होगी या फिर ये वाली टर्म ज़ीरो होगी। क्योंकि आप खुद सोच कर देखिए, अगर मैं सोचूं कि 2 है, 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 0 बन जाए? 0 से। तो दो नंबर्स में से एक को 0 होना ही पड़ेगा, तभी उस इन दो चीज़ों का प्रोडक्ट जो है वो 0 आएगा। तो यहाँ हमें थोड़ी सी एक लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। Because the product of two factors is 0, this implies, ये जो सिंबल है ये this implies का सिंबल होता है। This implies either पहला फैक्टर जो है वो 0 और जो दूसरा वाला फैक्टर था वो 0। इन दोनों में से किसी एक चीज़ का 0 होना ज़रूरी है। अब ये हमारी लीनियर इक्वेशन टाइप बन गई। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आएगी जब हम 2 को इस साइड ट्रांसपोज कर देंगे, और इसी तरह से यहाँ से भी हमारे पास x की एक वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों वैल्यूज़ को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। इन वैल्यूज़ को सॉल्व करके हमें मिला x = -2 और यहाँ से हमें मिला x = 3/2। तो ये जो दो वैल्यूज़ हमें मिलती हैं, इन्हीं दोनों वैल्यूज़ को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन का सॉल्यूशन और रूट्स ऑफ इक्वेशन। अब क्या इसको हम चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर एक्यूरेट आया या नहीं आया? यस, श्योर। अगर हम x की वैल्यू को -2 पुट कर देंगे हमारी गिवन इक्वेशन में, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। इसी तरह से x की वैल्यू को अगर हम 3/2 पुट कर देंगे इसी इक्वेशन में, तो भी ये वैल्यू सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर ये वैल्यूज सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं, इसका मतलब आपने ज़रूर अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कोई ना कोई मिस्टेक कमिट की है। तो आप अपने क्वेश्चन को क्रॉस चेक कीजिए। अदरवाइज दीज टू वैल्यूज़ दैट यू आर गेटिंग आफ्टर द सॉल्यूशन are known as the roots of our quadratic equation that was given to us. So I hope this method, middle term splitting, is clear to you. Now you can practice more questions of this type, and in next video we will discuss about the completing the square method.